नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को इस तरीके से कवर करेंगे कि बहुत ही कम समय में वो पूरा सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाए, इस तरीके से कि जो एग्ज़ाम्स में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएँ उसके लगभग 90% क्वेश्चंस आप इन वीडियोज़ की मदद से कर पाएँ। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जैसा कि पॉलिटी की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया था, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या आरओ एआरओ का या आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो। यह एक ऐसी स्ट्रेटजी मैंने बताई थी जिससे आप 80 से 90% क्वेश्चन ईजिली पॉलिटी के टैकल कर पाएंगे। तो उसी स्ट्रेटजीज पे जो हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि ये टॉपिक्स ज़रूर हमें करने चाहिए, तो वो टॉपिक्स धीमे धीमे वीडियोस में कवर किए जाएंगे। आज उसी का यह पहला पार्ट है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज का अपना पहला टॉपिक जो दोस्तों उठाने वाले हैं वो है आपका पार्ट्स। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपको वीडियोस से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, आपको वीडियो अच्छा लगता है या कोई प्रॉब्लम लगती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि आपका सजेशन हम लोगों के लिए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए काम करेगा। जो आप लोग मुझे गलतियां बताएंगे उसको अगले वीडियो में सुधारा जाएगा और आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आने वाले दिनों में हर एक दिन आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसको देखने के बाद आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल कंटेंट ही मिलेगा। जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे वो इन वीडियोज़ में आपको दिखेंगे। जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आपको इन वीडियोज़ में पढ़ाई गई थी। तो आप ध्यान से ये टॉपिक्स को देखिए। अगर आप अपने आप पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स की प्रायोरिटी में आगे बढ़ाइए, और अदरवाइज आप अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो बस आप मुझसे जुड़े रहिए और आपका जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम्स के निकलने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक्स है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं। पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे, प्रीएम्बल के बारे में देखेंगे, शेड्यूल्स के बारे में देखेंगे, डीपीएसपी के बारे में देखेंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है शेड्यूल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो शेड्यूल का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको हम लोगों ने याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि पॉलिटी में फैक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करने वाला हूं प्रेजेंटेशन के माध्यम से। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं, जो करके संविधान संशोधन के माध्यम से आज वर्तमान समय में अगर कोई पूछे कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, तो आपको क्या बताना है? 8 नहीं बताना है, 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ मेरे दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि इसमें 4 बार संविधान संशोधन किया गया है, जिससे 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 10, शेड्यूल नंबर 11 एंड शेड्यूल नंबर 12। जो आपकी 9वीं अनुसूची है वो पहलवा संविधान संशोधन सन 1991 से जोड़ी गई थी। जो आपका 10वां अनुसूची है ये आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई, और जो आपका 11वां और 12वां संविधान अनुसूची है ये आपके 73 और 74वें संविधान संशोधन सन 1992 से जोड़े गए थे। ठीक, अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को मैचिंग में देखने को मिल जाता है कि मिलाना होता है कि मतलब किस शेड्यूल में क्या डिस्कस किया गया है। तो एक न्यूमेरिक्स होता है, आपने और भी कई जगह देखा होगा, तो उसी को यूज करके हम लोग भी याद करेंगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। भाई जो अभी प्रधानमंत्री है वो खुश है, वो क्यों रोएगा? जो प्रधानमंत्री इस समय नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, हालांकि मतलब पावर्स तो रहती ही है, लेकिन एक मतलब बात बताई जा रही है आपको कि जिसके पद चला गया तो वो थोड़ा उदास रहता है। तो जब उदास रहता है तो आंखों में आंसू आते हैं। तो उसी तरीके से ये लाइन हम लोगों को याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। टी से आपका क्या है? टेरिटरी। इसमें क्या होता है कि जो आपके स्टेट्स हैं और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम के बारे में आपको पहले शेड्यूल में देखने को मिलता है। फिर जो आपका दूसरा शेड्यूल है जो कि हम लोगों के न्यूमेरिक्स में ई से आता है, तो ई से आप क्या देखते हैं? इमोल्यूमेंट्स। इसमें अधिकतर पूछ लिया जाता है कि जो सेकेंड शेड्यूल है, जो दूसरी अनुसूची है, उसमें किसके भत्ते के बारे में बात करी गई, किन लोगों के प्रावधान है, किन लोगों के भत्तों से संबंधित प्रावधान जो है दूसरी अनुसूची में है। तो अधिकतर उसमें ऑप्शन में दूसरा रहता है जिनको इसमें नहीं इंक्लूड किया गया। तो आप लोगों को ये याद रखने, एक तो
प्रेसिडेंट रहता है, उसी का सिनोनिम अगर स्टेट में देखें तो गवर्नर रहता है। लोकसभा और आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा और आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और CAG। ये जो आपके 5 लोग हैं, ये जो आपकी 5 टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई है, इन सब के एमोल्यूमेंट्स के जो प्रोविजन है वो आपकी दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी तीसरी अनुसूची की ओर, जो कि हम लोग न्यूमेरिक्स में अपने ए के वर्ड से आती है। तो ए से क्या होता है? अफर्मेशन, और अफर्मेशन जो होता है सिनोनिम होता है ओथ का। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो तीसरी अनुसूची है उसमें ओथ के बारे में तो दिया गया है, लेकिन किन लोगों की ओथ के बारे में, कौन लोग ओथ लेते हैं तीसरी अनुसूची के अनुसार? तो उसमें जो यूनियन और स्टेट्स के मिनिस्टर्स होते हैं, वो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन के होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, मेंबर्स जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और CAG। तो ये दोनों, दूसरी सूची आपकी और आपकी तीसरी अनुसूची, इसको आपको बस इन दोनों में ये दोनों चीजें जरूर आपको याद रखनी है कि दूसरी अनुसूची में कौन लोग कवर किए जाते हैं और तीसरी अनुसूची में भी कौन लोग कवर किए जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी चौथी अनुसूची की ओर, जिसको हमारे न्यूमेरिक्स में R से डिनोट किया है। तो जो आपकी चौथी अनुसूची है वो बात करती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो R से क्या है आपका? राज्यसभा। तो इससे हमको क्या याद रखना है कि R से राज्यसभा, सीटों का आवंटन कहाँ पे? राज्यसभा में। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट अनुसूची है वो अपने न्यूमेरिक्स के अनुसार से देखेंगे तो आपके S पे आती है। तो S से क्या होता है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो आपकी जो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM जैसे न्यूमेरिक्स है, तो इसमें आपने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा देख लिया। जो आपका जो पांचवा है जिसको हमने S से न्यूमेरिक्स में दिखाया है, तो उसमें क्या है? S से शेड्यूल कास्ट, S से शेड्यूल ट्राइब। तो जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल से रिलेटेड प्रावधान होते हैं किससे? SC और ST के, वो किस में है? आपके इस वाली शेड्यूल में है। शेड्यूल नंबर आपका हो जाएगा 5वां। जो 5वां शेड्यूल है उसमें जो प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल SC और ST से रिलेटेड, इसमें प्रोविजंस दिए होते हैं। ठीक, जो आपका 6th शेड्यूल है जिसको हमने O से डिनोट किया है, उसमें क्या होता है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, यहाँ पे ओ से क्या मतलब होता है? अदर। अदर का मतलब जो उसमें नहीं कवर किए गए हैं, उसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को भी इसमें कवर किया गया है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं जिसको हमने F से डिनोट किया है। F जैसे कि हम लोग देखते हैं फेडरल लिस्ट, तो उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो लिस्ट आपकी 3 प्रकार की होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जब ये भी पूछा जाता है कि जब ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में कितने टॉपिक्स थे और अभी कितने टॉपिक हैं, तो पहले यूनियन लिस्ट में 97 थे, अब 100 हैं। पहले स्टेट लिस्ट में 66 थे, अब 61 हैं। जो ये 5 यहाँ से घटे हैं वही आपके कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए हैं। 47 से अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन से 5 लिस्ट में जो टर्म्स थे वो कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिए गए। ठीक, अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग न्यूमेरिक्स पे फिर से नज़र मार लेते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, तो 5, 2, 7 अनुसूची के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब 8वीं अनुसूची से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8वीं अनुसूची जो कि हमारी O से डिनोट किया है हमने। O से मतलब क्या होता है? आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। O से क्या होता है आपका मतलब? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इस वाले शेड्यूल से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात तो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारी कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं जो थी आपकी इस शेड्यूल में आती थी, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषा हैं जो आधिकारिक भाषाएं मानी जाती हैं। इसमें कुछ संशोधन किए गए जिनके माध्यम से ये 8 भाषाएं बढ़ गई हैं, जिसमें कि पहला संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, जिसका क्रमांक था 21वां। आप क्या समझ रहे हैं? 21वां जो संविधान संशोधन था कब हुआ था? 1967 में। उससे कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। जो आपकी सिंधी भाषा है वो जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन से। फिर आपका अगला जो संविधान संशोधन था इसी में, वो 71वां संविधान संशोधन था 1992 का, जिससे भी 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हम लोग KMN से याद कर सकते हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक, जो आपका नेक्स्ट अमेंडमेंट था वो है आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिससे आपकी 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कुल मिला के आप देखेंगे तो आपकी 8 लैंग्वेजेस हो गई। इसीलिए आपका 14 से लेकर के अब इस समय पर कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22।
तो ये हमने अपना देख लिया लैंग्वेजेस के बारे में। इसी में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो ओडिया था उसको जो रीनेम किया गया था, पहले ओडिया को ORIYA के नाम से डिनोट करते थे, उसको चेंज करके ODIA कर दिया गया। तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों ये 96वें संविधान संशोधन सन 2011 के अंतर्गत किया गया था। फिर जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल है वो आपका है लैंड रिफॉर्म। जैसे कि हमने न्यूमेरिक्स में ये देखिए आप लोग ओल्ड में L से डिनोट किया था, तो L से आपका क्या हो जाएगा? लैंड रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाली जो अनुसूची में, नवी अनुसूची में जिसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात किया गया है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आती है 24 अप्रैल 1973। इस डेट का एक अपना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इसके बाद से जो भी आपके लॉज थे इस अनुसूची के अंदर रखे गए थे, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कह दिया था। दोस्तों दरअसल बात ये है कि इसके अंदर वो लॉज, इसके अंदर जो भी लॉज रख दिए जाते थे उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। कहने का मतलब ये है कि अगर जुडिशियल रिव्यू की स्क्रूटनी से किसी लॉ को बचाना होता था तो इस शेड्यूल में डाल दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सोल्यूशन क्या दिया था? सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 24 अप्रैल 1973 जो कि केशवानंद भारती केस के लैंडमार्क में आया था, उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सारे लॉ जो 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होंगे। अब जो अपना नेक्स्ट शेड्यूल है 10वां, जिसमें डी से हमने डिनोट किया है, तो डी से आपका डिफेक्शन, जिसको हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला है आपका 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो कि पी से पंचायत, 12वीं अनुसूची एम से म्युनिसिपैलिटीज। इसका जो संविधान संशोधन है वो आप लोग जानते ही हैं, मैंने ऊपर बताया था क्या होगा, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि पंचायत जो आपकी है, मतलब 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, उसमें कितने विषय के बारे में बताया गया? तो पंचायत से रिलेटेड 29 जो मैटर हैं, 29 मैटर्स पंचायत से रिलेटेड बताए गए हैं और आपके म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड 18 मैटर बताए गए हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का जो शेड्यूल का टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रीएम्बल की टॉपिक पे। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीएम्बल भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनका ये दायित्व होता है कि आपको प्रीएम्बल बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए, लाइन बाय लाइन बिल्कुल याद होना चाहिए। और अगर आपको वाकई में याद रहता है तो इससे आपको मदद भी मिलती है। प्रीलिम्स में तो 1-2 सवाल आपके सही होते ही हैं दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग जब मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो उससे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीएम्बल। ठीक, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपकी जो टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज हुई हैं उनका क्या क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। तो एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, उसके बाद जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, फिर फ्रेटर्निटी। ठीक, ये आपका क्या होगा? सीक्वेंस। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद आपको टाइप्स याद रखने हैं कि जस्टिस कितने प्रकार का होता है, लिबर्टी कितने प्रकार का है, इक्वलिटी कितने प्रकार का बताया गया, फ्रेटर्निटी कितने प्रकार का बताया गया। तो मेरे दोस्तों 3 प्रकार का जस्टिस बताया गया, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। फिर अगर बात करें हम लोग लिबर्टी की, तो लिबर्टी 5 तरीके की बताई गई है। किसकी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। अगर बात करें इक्वलिटी की, तो इक्वलिटी 2 तरीके की बताई गई है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। अगर बात करें हम लोग फ्रेटर्निटी की, तो जो फ्रेटर्निटी है वो 1 तरीके की हमारी प्रीएम्बल में बताई गई है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे इसमें अमेंडमेंट किया गया है प्रीएम्बल में, तो कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अक्सर 2 डेट्स के बीच में हम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। एक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में कब आया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था या इनैक्ट बोल सकते हैं, तो वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949।
और जो फोर्स में आया था वो आपका 26 जनवरी 1950। अब हम लोग देखते हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ केसेस के बारे में। सबसे पहले तो इनका क्या डिसीजंस था वो तो एक समराइज फॉर्म में मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है अपने प्रीलिम्स में कि क्रोनोलॉजी में आ जाता है अरेंज करने के लिए कौन सा केस पहले हुआ था। तो जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया, उनके आपको ईयर भी याद रखना है। जैसे कि बेरूबारी यूनियन केस आपका 1960 में हुआ था, केशवानंद भारती केस आपका 1973 में हुआ था, फिर LIC ऑफ इंडिया केस जो मेरा दोस्तों हुआ था आपका 1995 में हुआ था। बेरूबारी यूनियन केस में क्या कहा गया था कि जो प्रीएम्बल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है दोस्तों, क्या प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको अमेंड भी नहीं कर सकते हैं। फिर केशवानंद भारती केस में इस जो जजमेंट को था उल्टा कर दिया गया, बोला गया कि प्रीएम्बल जो है आपका पार्ट है इसीलिए हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं। सेम जजमेंट आपका LIC ऑफ इंडिया केस में भी आया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम लोग इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे संविधान का भाग है, तो इसमें अभी तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है जो कि है आपका 42वां संविधान संशोधन, जिससे 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ठीक, ये 3 टर्म जो है आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि ये जो आपका प्रीएम्बल है ये बिल्कुल मैच करता है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है मेरे दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था उसको कब एक्सेप्ट किया गया था, तो उस डेट को हम लोग याद कर सकते हैं 22 जनवरी 1947। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। अलग अलग लोगों ने प्रीएम्बल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैंने यहाँ पर वही स्टेटमेंट्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप लोग बस ये स्टेटमेंट्स याद कर लीजिए, आपके स्टेटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी सही हो जाएंगे। तो NA पालकीवाला जी ने कहा था कि जो प्रीएम्बल है आपका वो आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है? प्रीएम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से KM मुंशी ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है आपका पॉलिटिकल हारोस्कोप के रूप में काम करता है। ठीक, अंबेडकर ने क्या बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो एक पायस पेपर है और कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो ये दोनों बातें आपकी भीमराव अंबेडकर जी ने बोली है। तो यहाँ पे जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रीएम्बल का वो भी पूरा होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि मेरे दोस्तों है पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अधिकतर देखने को मिलता ही है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक, इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले जो था सिर्फ आपके 22 पार्ट थे ओरिजिनली, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट हो चुके हैं। तो इसमें ऐसा क्या बदलाव हुई है कि मतलब 22 से 25 हो गए? तो सबसे पहले तो हम लोग को याद रखना है कि एक जो पार्ट था वो आपका डिलीट हो गया। वो कौन सा पार्ट था? 7वां। और दोस्तों वो 7वें संविधान संशोधन से ही हुआ था, तो इसको याद करने में भी आसानी होती है। जो आपका 7वां पार्ट था वो आपके 7वें संविधान संशोधन 1956 से हटा दिया गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? 21 हो गए पार्ट। फिर उसमें 4 पार्ट ऐड कर दिए गए, इसीलिए अभी वर्तमान समय में कितने पार्ट हैं आपके? 25। तो वो 4 पार्ट कौन से ऐड हुए? तो 2 तो आपके थे 4th थे और 14th है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से ऐड किए गए थे। 2 आपके थे 9A 9B जो कि आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आपके जोड़े गए थे। यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि किस पार्ट में कौन सा आता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो पहली बात तो यहाँ पे दोस्तों ये कि हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पहले पार्ट में किसके बारे में बात करी गई। तो पहले पार्ट में बात करी गई यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई क्षेत्र होगा, वहीं पर तो लोग आएंगे रहने ना। जब कोई एरिया ही नहीं होगा तो वहाँ कैसे लोग बसेंगे? तो जब लोग सबसे पहले क्या होगा? कोई क्षेत्र होगा। ठीक, फिर वहाँ पर क्या आएंगे? सिटीजन आएंगे। सिटीजन आएंगे तो उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक, जब लोग वहाँ पर रहने लगेंगे तो उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। ठीक, फिर जो वहाँ पर लोग शासन कर रहे होंगे उनके कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि आप लोगों को जब रूल्स बनाना है, जब आप लॉ बनाएंगे इन नागरिकों के लिए, तब आपको क्या क्या किन किन बातों को याद रखना है, तो वो आपके चौथे पार्ट में बता दी गई। ठीक, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि नागरिकों के ऊपर कोई दायित्व नहीं रहेगा, सब कुछ सरकार के ऊपर रहेगा। ठीक, तो हम लोगों के ऊपर भी कुछ ड्यूटी दी गई, वो आपका पार्ट 4 थे में जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? एक पूरा संघ बन गया। ठीक,
जब क्या हुआ, बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई तो छोटे छोटे स्टेट्स भी बन गए। ठीक, तो पांचवा है आपका यूनियन, छठा है स्टेट। पांचवा और छठा तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यूनियन में आप लोग देखेंगे 5 टर्म आते हैं और स्टेट्स में भी आप लोग गिनेंगे तो 6 अल्फ़ाबेट आते हैं। ठीक दोस्तों, तो इससे आपको 6 तक की याद करने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी। फिर अगर हम लोग देखते हैं सातवां को, तो सातवां तो हटा ही दिया गया, हमने देख लिया। सातवें को सातवें संविधान संशोधन से ही हटा दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग आठवें की, तो आठवें में आपकी यूनियन टेरिटरी है, नाइन्थ में आपका पंचायत है, नाइन्थ ए में म्यूनसिपैलिटीज़ है और नाइन्थ बी में आपका क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 10 में क्या है। पार्ट 10 में आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करी गई। पार्ट 11 में आपके रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात की गई। जो 11वां पार्ट है उसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जब आप 11 को लिखेंगे तो दोनों क्या है, पैरेलल लाइन की तरीके से लिखते हैं। तो हम लोग अक्सर बोलते हैं भी कि जो स्टेट और जो सेंटर का जो रिलेशन होता है वो पैरेलली चलता है। तो उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि जो पार्ट 11 है वो यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन के बारे में बताता है। और जो बाकी आपका 12 से लेकर के आपके नीचे के जितने भी पार्ट बचते हैं 19 तक, उनके लिए मैंने ये न्यूमेरिक दे दिया है, उससे आप लोग देख सकते हैं। फ्रूट टेस्ट स्वीट, टू ईट सो ओनली ईट मैगी, 12 से 19 तक ये सारे पार्ट आपके कवर हो जाएंगे, इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। एफ से आपका हो जाएगा फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक, फिर उसके बाद अगला हो जाएगा ट्रेड से रिलेटेड। फिर अगला एस से हो जाएगा सर्विसेज जो हैं आपकी यूनियन और स्टेट्स के अंतर में। ठीक, फिर उसके बाद टी से आपका ट्राइब्यूनल हो जाएगा। फिर ई से आपका इलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका एस से क्या हो जाएगा, स्पेशल प्रोविजन हो जाएगा। फिर आपका ओ से क्या हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा। फिर आपका ई से क्या हो जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजन हो जाएगा। फिर आपका एम से क्या हो जाएगा, मिसलिनियस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जो आपके बचते हैं 19 तक की तो हम लोगों ने देख ही लिया। फिर उसके बाद आपका जो 20वां बचता है मिसलिनियस वाला हो जाएगा। 19 पे आपका मिसलिनियस है। जो आपका 20th है वो आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। ठीक, तो दोस्तों क्या हुआ कि ये बार बार जब आप लोग देखेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं याद हो जाएंगी। ठीक, ये आप 12 से लेकर के 19 तक आप इस तरीके से न्यूमेरिक से याद कर सकते हैं। ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट जोड़ करके बताया था ऊपर के, आप लोग 6 तक वैसे याद कर सकते हैं। तो आप अगर 1-2 बार इसको सुन लेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे हमारा जो ये वाला टॉपिक है ये भी ख़त्म होता है। अब हम लोग जल्दी से अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन इससे आता है कि कहाँ से लिया गया, तो ये यूएसएसआर से लिया गया। संविधान के किस पार्ट में है, तो पार्ट 4A में है। किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 51A के अंतर्गत है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले तो थी नहीं, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। ठीक, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि किस समिति की सिफारिश पे, किस समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। तो वो कौन सी समिति थी दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। ठीक, अभी तक क्या हुआ है कि एक बार ही हमने इसको अमेंडमेंट किया है। पहले जो ओरिजिनली क्या थी आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। जो आपका 86वां संविधान संशोधन है 2002 का, उससे आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। ठीक, ये आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपको याद होना चाहिए पहले नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे क्या, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से रोज़ देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ऑप्शन में आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नहीं है, या ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अगर आपने मोटा मोटा एक बार पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो दोस्तों डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है आपका संविधान के पार्ट 4 में आता है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक कवर करता है। ठीक, फिर कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक, इसको जो आयरलैंड वालों ने भी, इनको ओरिजिनल नहीं था, इन्होंने भी कॉपी किया। कहाँ से कॉपी किया, स्पेन से। ठीक, फिर उसके बाद अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी किन चीज़ों को प्रमोट करता है, किस प्रकार की डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो डीपीएसपी जो है आपका वो सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। डीपीएसपी से भी रिलेटेड कुछ थिंकर्स ने, कुछ लोगों ने क्या, कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो पेपर्स में पूछे गए, उनको मैंने यहीं पे लिख दिया है। अधिकतर 2 ही लोगों के बारे में पूछा जाता है। केटी शाह, उन्होंने बोला है कि डीपीएसपी एक ऐसी चेक की तरीके से होते हैं जो बैंक की कन्वीनियंस पे किए जाते हैं। ठीक, अंबेडकर जी ने इनको बोला है नॉवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी में क्या हुआ कि कुछ डीपीएसपी मेरे अपने बाद में भी ऐड किए गए, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन से 39F, 39A, 43A, 48A।
ठीक, 44वें संविधान संशोधन से कौन सा ऐड किया गया था डीपीएसपी, वो अपना 38 बी ऐड किया गया था, और 97 से आपका ऐड किया गया था 43 बी। ठीक, जो आपका 86वां संविधान संशोधन था वो आपका 45वें जो अनुच्छेद था उसके सब्जेक्ट मैटर को बदलता है। इसमें क्या कर देता है कि 6 साल से कम के बच्चों की शिक्षा के बारे में यहाँ पर बात करता है। पहले क्या था, 6 से 14, जो कि 21A के अंतर्गत फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक, तो डीपीएस में कुल मिला के आपको 42वां, 44वां, 97 और 86 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक, इसमें कुछ केसेस भी हैं जो क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आते हैं, जैसे कि चंपाकम दुराईराजन केस जो कि 1951 में हुआ था, गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था, जिसके बाद संसद 24वां और 25वां संविधान संशोधन की थी। फिर उसके बाद क्या होता है, मिरनेवा मिल केस जो कि 1980 में आया था। बार बार आप देखेंगे कि एग्जाम में सिर्फ यही आपको क्रोनोलॉजी को देखने को मिल जाए, ऊपर चंपाकम दुराईराजन हो, फिर गोलकनाथ केस हो, फिर आपका 24वां 25वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, फिर उसके बाद आपका मिनरेवा मिल केस। ऐसा नहीं है कि सारे जो डायरेक्टिव्स हैं वो इसी पार्ट 4 में बता दिए गए हैं। कुछ डायरेक्टिव्स जो हैं आपके पार्ट 4 के बाहर भी हैं, जैसे कि अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 350A में और अनुच्छेद 351 में। ठीक दोस्तों, इसमें क्या है कि 36 से लेकर के जो आपका लास्ट डीपीएसपी है वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक, आप लोगों को क्या करना है कि बस इसको अच्छे से देखना है बार बार वीडियो को। अगर आप 2-3 बार भी इसको सुन लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आपसे हम लोगों को बताइएगा कमेंट में कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम लगती है तो उसको आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। आप लोग जब गलतियां बताएंगे तो उसको सुधार के आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।